हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और घर पे रह करके, कॉलेज में जाकर के, कोचिंग में जाकर के अपनी तैयारी बहुत प्यारी कर रहे होंगे। हालांकि आपका फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम हो चुका है। अब बारी है हमें अपने सेकेंड सेमेस्टर के एग्जाम की तैयारी करने की। थंबनेल में आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि हम यहाँ पर बॉटनी के मेजर कोर्स के बारे में बात करने वाले हैं। और अगर आपने अपना मेजर सब्जेक्ट बॉटनी ले रखा है और आप बिहार राज्य से हैं और बिहार राज्य में किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, तो इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। यहां से इस वीडियो को देखने के बाद में आपके बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ये डाउट क्या है उस पर भी हम बात करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एसआर बिहार बीएससी क्लासेस में। मैं सुमित राणा आज आप लोगों के साथ में डिस्कशन करूंगा आपके बीएससी के बॉटनी के मेजर कोर्स के बारे में या मेजर सिलेबस के बारे में। अब आप चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी के बिहार राज्य से हैं, जैसे अगर आप बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी, लाइक हम लोग शॉर्ट में ब्राबू यूनिवर्सिटी कहते हैं। अगर आप LNMU यूनिवर्सिटी से, मतलब ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से बिलोंग कर रहे हैं, वहां पर आप पढ़ रहे हैं, तब भी ये वीडियो आप जरूर देखो। क्योंकि जितनी भी यूनिवर्सिटी हमारी बिहार में और भी है, मैंने कुछ ही यूनिवर्सिटी यहाँ पर लिखी है। आप लोगों के दिमाग में एक डाउट रहता है, डाउट ये रहता है कि सर मेरा सिलेबस कैसा है। क्योंकि मैं जो यहाँ पर आपको सिलेबस डिस्कस करूंगा वो मैंने एक्सट्रैक्ट किया हुआ है ना, अलग से लिखा है। लेकिन मैं आपको आपका जो सिलेबस आपकी पीडीएफ के फॉर्म में मिला होगा उस सिलेबस को भी दिखाऊंगा और एक बार मैच कर लेना कि ये सिलेबस आपके जैसा है। अगर है तो ये वीडियो को लाइक, शेयर और बेटा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फिर अगर आप VKSU यूनिवर्सिटी से, यानी कि वीर कुमार सिंह यूनिवर्सिटी से आप बिलोंग कर रहे हैं, है ना, आप PPU यूनिवर्सिटी, पाटिलपुत्र यूनिवर्सिटी से आप हैं, आप TMBU मतलब तिलक नारायण करके आती है ना अपनी, तिलक मांझी, है ना, भागलपुर यूनिवर्सिटी से आपका आता है, JPU यूनिवर्सिटी से अगर आप आते हैं, जयप्रकाश यूनिवर्सिटी से, है ना, KU यूनिवर्सिटी से अगर आप बिलोंग कर रहे हैं, है ना, कमलेश्वर सिंह, वो यहाँ पर लिखी नहीं है, दरभंगा यूनिवर्सिटी से आप लोग बिलोंग करते हैं कहीं कहीं पर, या ऑप्शनल यूनिवर्सिटी है, आप ओपन यूनिवर्सिटी में जाकर के अपना एडमिशन ले लेते हो। BNMU यूनिवर्सिटी से अगर आप बिलोंग कर रहे हैं ना, भूपेंद्र नारायण मंडल यूनिवर्सिटी से आप हैं, या MJP जिसको हम लोग MU भी कहते हैं ना, मुंगेर यूनिवर्सिटी, तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी से बेटा बिलोंग कर रहे हैं, इस वीडियो को आप स्किप मत करना। क्योंकि अब यहां पर मैं आपके साथ में सिलेबस डिस्कस करने वाला हूं और मैंने जितनी भी यूनिवर्सिटी, मोस्ट ऑफ यूनिवर्सिटी का सिलेबस उसकी वेबसाइट से ही जाकर के निकाला है। कुछ यूनिवर्सिटी ने अभी भी अपना ऑफिशियल वेबसाइट पर सिलेबस नहीं डाला है तो नहीं मिल पाया, लेकिन हमें मालूम है पढ़ाई आपका इसी सिलेबस से ही हो रहा है। क्योंकि अभी जो एग्जाम हुआ है उनका कुछ बच्चों से, अलग अलग यूनिवर्सिटी से बच्चों ने मेरे को जो पीडीएफ भेजा, वो पीडीएफ बिल्कुल सेम है, बस थोड़ा सा नाम वाम चेंज कर दिया है, पढ़ना एक जैसा है। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज का अपना यहाँ पर बॉटनी का फुल सिलेबस एनालिसिस। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, तो अंत तक जरूर बने रहिएगा। आपको लास्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट देने वाला हूं जिससे आप लोगों को मजा आ जाएगा, और ये मजा मैं सभी बच्चों को देना चाहता हूं क्योंकि आप यहाँ पर अच्छे से पढ़े, बस यही मैं चाहता हूं, है ना। तो मजा कहने का मतलब यहाँ पर यही है बेटा कि एक इंपॉर्टेंट अपडेट है आप सभी के लिए, जिसमें हम और आप आपस में मिलकर के पढ़ाई करेंगे। कैसे करेंगे वो आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम सिलेबस डिस्कशन करते हैं। तो हमारा जो पेपर है ना, वो पेपर है बायोमोलिक्यूल एंड सेल बायोलॉजी। अगर आप बॉटनी मेजर से लिए हैं, है ना, माइनर वाला भी सिलेबस में डिस्कस करूंगा, डोंट वरी। अगर आप जूलॉजी के छात्र हैं और माइनर का सिलेबस आपको देखना है तो जरूर देख लेना, है ना। तो अगर आप, मैं कह रहा हूं क्या, कि अगर आप मेरे बच्चे यहां पर सेकेंड सेमेस्टर में आ गए हैं और सेकेंड सेमेस्टर में आपका बॉटनी मेजर है, बॉटनी का मेजर कोर्स है बच्चा, बॉटनी का कौन सा है, MJC है, तो आपका पेपर का नाम होगा बायोमोलिक्यूल एंड सेल बायोलॉजी। और इसमें आपको टोटल 4 यूनिट पढ़नी है। कितनी यूनिट पढ़नी बेटा मेजर कोर्स में? टोटल 4 यूनिट पढ़नी है। अब कोई बच्चा जूलॉजी वाला देख रहा है तो बच्चा आपको माइनर में याद रखना कि माइनर में केवल और केवल 3 यूनिट यहां पर आपको पढ़नी है। वो 3 यूनिट कौन सी है वो मैं अभी आगे आपसे डिस्कस कर लूंगा, है ना। तो पहली यूनिट जो हमारी यहां पर है वो है बायोमॉलिक्यूल के ऊपर, है ना। बहुत सिंपल यूनिट है, इसको कहते हैं आप लगेगा कि बायोमॉलिक्यूल, अरे यार बहुत बड़ा बृहद है, बायो मतलब, है ना, जैविक, और मॉलिक्यूल मतलब जो अणु है, इन बायोमॉलिक्यूल के बारे में पढ़ना है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, फैट, कैसे पढ़ेंगे? तो बिल्कुल घबराना नहीं है, यहाँ पर हमारे साथ आप पढ़ेंगे तो अब ये समझ लो एकदम इजी लैंग्वेज में पढ़ेंगे। पढ़ाने का तरीका आपको पता है, हिंदी मीडियम वाले जो छात्र हमारे हैं उनके लिए हम यहाँ पर हिंदी इंग्लिश मिक्स लैंग्वेज लेकर के चलते हैं, और जो हमारे इंग्लिश मीडियम वाले छात्र हैं उनके लिए हम यहाँ पर टोटल कन्वर्जन इंग्लिश का पीडीएफ भी प्रोवाइड करते हैं,
और बीच बीच में हम समझाते भी रहते हैं और कोशिश मेरा ये रहता है कि मैं इंग्लिश के टर्म ज्यादा यूज करूं जिससे मैं दोनों बच्चों को कवर कर सकूं। आप हिंदी मीडियम के हैं या आप इंग्लिश मीडियम के हैं, आप दोनों लोगों के लिए बेनिफिशियल क्लास रहती है आपकी अपने इस SRBSC क्लासेस के ऊपर। क्या क्या पढ़ना है बायोमोलिक्यूल में? तो आपको इसके स्ट्रक्चर के बारे में समझना है, संरचना के बारे में पढ़ना है, आपको इसके क्लासिफिकेशन और फंक्शंस के बारे में देखना है। अब क्लासिफिकेशन और फंक्शन किसका देखना है? तो आप यहां पर पढ़ेंगे बच्चे कार्बोहाइड्रेट के बारे में। अधिकतर हम ये सब खाते हैं और कार्बोहाइड्रेट का लास्ट प्रोडक्ट जो हमारा बनता है वो बच्चा ग्लूकोज बनता है, और ग्लूकोज हमने अभी लिया है ना, कार्बोहाइड्रेट अभी हम खाकर के आए, तभी इतना एनर्जी के साथ में आपको पढ़ाने का काम कर रहे हैं, और ग्लूकोज से हमें मिलता है एटीपी। तो ये एटीपी तक का सफर जो कार्बोहाइड्रेट का है उसको हमें डिटेल में यहाँ पर देखना है, यानी कि क्लासिफिकेशन और इसके फंक्शन को देखना है। लाइक मोनो है ना, मोनो कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, मोनोहाइड्रेट, डाईहाइड्रेट है ना, डाइसैकेराइड, मोनोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, इस टाइप की हम लोग यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट के बारे में क्लासिफिकेशन करेंगे। उसके बाद में बच्चों हम बात करेंगे अमीनो एसिड्स के बारे में। अमीनो एसिड प्रोटीन, ठीक है, तो अमीनो एसिड के बारे में आप बात करोगे, फिर आप बात करोगे प्रोटीन के बारे में। तो अमीनो एसिड से मिलकर के ही आपका क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। आप सभी को पता है कि जो 20 प्रकार के अमीनो एसिड होते हैं ये आपस में मिलकर के एक प्रकार का है ना, एक प्रकार का, एक अलग और विशेष प्रकार का प्रोटीन का निर्माण करता है ना, प्रोटीन के अणु का क्या करता है बच्चा, निर्माण करता है। आप सभी जानते हैं 20 प्रकार के, जिसमें से हमारे 10 प्रकार के कैसे होते हैं, 10 टाइप के जो अमीनो एसिड होते हैं बच्चा, ये इसेंशियल होते हैं, है ना, जो आवश्यक ही हैं, जो हमें भोजन के रूप में मिलते हैं। और 10 प्रकार के अमीनो एसिड होते हैं जो हमको मिलते हैं बेटा किससे, हमारी बॉडी खुद बना लेती है। अच्छा, इसमें भी आप देखेंगे कि जो 9 प्रकार के अमीनो एसिड है वही इंपॉर्टेंट होते हैं बॉडी के लिए, है ना, मतलब आप अमीनो एसिड जो 9 प्रकार के हैं एसेंशियल हैं। आगे मैं डिटेल में कवर करूंगा। फिर आपको बच्चे लिपिड के बारे में पढ़ना है कि लिपिड क्या होता है। लिपिड डेफिनेटली फैट जिसको हम कहते हैं, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल क्या है, इसके बारे में हम यहाँ पर कवर करेंगे डिटेल में। और बच्चे बाद में हम बात करेंगे न्यूक्लिक एसिड के बारे में। आप सभी को पता है मेरे बच्चे कि न्यूक्लिक एसिड 2 प्रकार का होता है, एक तो हमारा डीएनए होता है ना, और एक हमारा आरएनए होता है। तो ये जो न्यूक्लिक एसिड डीएनए और आरएनए बना है, ये बना कैसे है, इस पर हम विशेष बात करेंगे। इसकी संरचना कैसा है, इसका फंक्शन कैसा है। आप सभी जानते हैं जो न्यूक्लिक एसिड है, चाहे डीएनए हो या आरएनए हो, ये किससे बना होता है, तो आप कहेंगे सर इसमें नाइट्रोजन बेसेस पाए जाते हैं, है ना, तो नाइट्रोजिनस बेस आपका प्रेजेंट होता है कि नहीं होता है। आप देखेंगे बेस है, आप यहां पर देखेंगे कि एसिड भी पाया जाता है, तो एसिड फॉस्फेट के रूप में मिलता है, तो इसीलिए हम इसको कहते हैं फास्फोरिक एसिड। फास्फोरिक एसिड कहते हैं H3PO4, है ना। और उसके बाद में बेटा बेस हो गया, एसिड हो गया, और हमारा बीच में यहां पर शुगर भी रहता है ना। और शुगर कैसी रहती बेटा, शुगर पेंटोज शुगर होती है, 5 कार्बन युक्त शुगर होती है। और ये 5 कार्बन युक्त शुगर कैसी होगी, आरएनए और डीएनए में अलग अलग होगी। अगर ये शुगर डीएनए में होगा तो बच्चा कहलाएगी डीऑक्सी राइबोज शुगर, क्या कहलाएगी, डीऑक्सी राइबोज शुगर। और आरएनए में होगी तो बेटा क्या कहलाएगी, ऑक्सी राइबोज शुगर, है ना, ऑक्सी राइबोज शुगर, ऑक्सी राइबोज शुगर, आरएनए, है ना। तो राइबोज शुगर आप कहो या ऑक्सी राइबोज, इसको हम राइबोज शुगर कहें वो ज्यादा अच्छा है ना, राइबोज शुगर, राइबोज शुगर। तो ये क्या मतलब है, कैसे ये आया, क्यों टर्म ये पड़े, कहां से बना, इस सब को हम डिटेल में कवर करेंगे। क्लियर है ना, पहला यूनिट समझ में आ गया। बायोमोलिक्यूल कुछ नहीं है, सब वही है जो आप पढ़ के आए हैं 11 12 में। वो अलग बात है कि 11 12 में आपने डिटेल में नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं। अब यहां पर आ गए ना तो हम बेसिक से चलेंगे, डोंट वरी। चले जी, दूसरी यूनिट की अगर हम बात करें तो दूसरी यूनिट हमारी कहलाती है एंजाइम। अब एंजाइम अगर ना हो ना तो ये आप ये समझ लो जीवन अधूरा है। जैसे जीवन में कोई बाबू सोना नहीं होता है, जीवन अधूरा लगता है, ऐसे ही अगर बॉडी के अंदर एंजाइम नहीं है, अब ये जरूरी नहीं कि बाबू सोना होना ही चाहिए, इसको थोड़ा सा अलग वे में लीजिएगा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं जैसे यार दोस्त होता है ना, बाबू सोना कहने का मतलब ये नहीं हो गया कि हमारा बाबू ही है, हमारा सोना ही नहीं। आप बाबू सोना किसको प्यार से बोलते हो, बाबू सोना बोलते हो अपने दोस्तों को। अगर जीवन में दोस्त नहीं है तो जीवन कैसा लगता है, सूना सूना लगता है। बिल्कुल उसी तरीके से एंजाइम अगर नहीं है तो आपके बॉडी के अंदर जितनी भी एक्टिविटी है वो सूनी सूनी हो जाएंगी, हुई भी नहीं करेंगी। अगर आपको एनर्जी भी चाहिए ना तो एंजाइम का रिक्वायरमेंट चाहिए, एंजाइम होना चाहिए, क्योंकि एंजाइम क्या करते हैं, ये क्रियाओं को बढ़ा देते हैं, क्रियाओं को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं, और एक कैटलिस्ट के रूप में काम करते हैं। तो एंजाइम क्या है, ये हमारे दोस्त होते हैं। कौन होते हैं बेटा, दोस्त, जो हमारे जीवन को धन्य कर देते हैं। और दोस्त धन्य भी करता है बेटा, बर्बाद भी करता है। तो दोस्त कई प्रकार के होते हैं। आपके कौन से प्रकार के दोस्त हैं बताइए, अच्छे हैं कि बुरे हैं। आप क्लासिफिकेशन की बात करेंगे इसमें,
हम इसके नॉमेनक्लेचर की बात करेंगे, एंजाइम का नाम कैसे पड़ा है ना, एंजाइम को कितने ग्रुप में डिवाइड किया गया है, ये सब हम यहाँ पर कवर करेंगे। उसके बाद में फिजिको और केमिकल प्रॉपर्टीज है ना, फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हमको यहाँ पर देखना है कि इसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंस है। उसके बाद में आप मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड रेगुलेशन, आपको एंजाइम के मैकेनिज्म के बारे में समझना है, ये कैसे एक्शन करता है और कैसे रेगुलेट करता है किसी रिएक्शन के अंदर, उसको समझना है। बहुत सारा हाइपोथेसिस यहां पर दिया गया है, उस हाइपोथेसिस को भी हम लोग यहां पर कवर करेंगे, ठीक है ना। चलिए सेकेंड यूनिट हमारा हो गया, फिर हम बात करेंगे अपनी थर्ड यूनिट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट। बहुत ज्यादा क्वेश्चन यहां से आपके बनते हैं, चाहे आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ले लो, वहां से क्वेश्चन बनेगा, या आप थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन ले लेना, वहां से क्वेश्चन बनेगा। तो इन सबको हम ऐसे पढ़ेंगे जैसे हलवा, क्योंकि 11वीं क्लास में आप सब पढ़ के आए हो, नहीं पढ़ा है बहुत बेहतर तरीके से, फिर मैं कह रहा हूं घबराइए मत, आप ऐसे चैनल के साथ में जुड़े हो बच्चे कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है। थर्ड यूनिट हमारी है सेल, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं क्या बच्चे, कोशिका। और हम सभी जानते हैं जो कोशिका होती है ये हमारे जीवन की क्या होती बेटा, इकाई होती है ना, यूनिट ऑफ लाइफ इसको बोलते हैं, यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि जो हमारे जीवन का शुरुआत हुआ है वो एक कोशिका से ही हुआ है। क्योंकि जब हम अपनी मम्मी पापा के उम्र में थे, मम्मी के हैं, पापा के नहीं, पापा ने अपने स्पर्म्स को एजुकुलेट किया मॉम के उम्र में, है ना, हम यही कहें तो ज्यादा अच्छा है, और मॉम के उम्र में वो जाकर के मॉम के एग से फर्टिलाइज किया, वो एक सेल, वो एक आधी सेल, वो आधी मम्मी वाली सेल के साथ में मिलकर के एक पूरी सेल बनाई। तो वो जो एक पूरी सेल है उसी से ही हमारा क्या हुआ है, पूरा डेवलपमेंट हुआ है। वो एक सेल जिसे आप माइक्रोस्कोप के बिना देख नहीं सकते, समझिए बात को, वो एक सेल जिसे आप विदाउट माइक्रोस्कोप नहीं देख सकते, आज आपको आसानी से देखा जा रहा है, आप 6-6 7-7 फुट के हो गए भैया, है ना। तो ये कैसे हुआ वो सब समझेंगे बाद में, लेकिन उससे पहले ये प्रोसेस समझेंगे कि कैसे हुआ। तो हम कोशिका के बारे में देखेंगे, कोशिका के बारे में समझेंगे तो हम इसकी सेल थ्योरी पढ़ेंगे पूरी, है ना, सेल थ्योरी किसने दी वो जानेंगे। उसके बाद में हम स्ट्रक्चर देखेंगे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बारे में। भैया जब जीवन की उत्पत्ति हुई होगी तो जाहिर सी बात है एकदम से थोड़ी ना हम लोग ऐसे बन गए, जीवन की उत्पत्ति में कुछ ऐसी सेल्स बनी होंगी जो प्रिमिटिव टाइप होंगी, जो प्रिमिटिव होती हैं उन्हीं को प्रोकैरियोटिक कहते हैं, और जो दमदार और बढ़िया होती हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं बच्चा, यूकैरियोटिक कहते हैं। क्या सर ये दमदार नहीं होती, भैया होती हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होती, ये नहीं होती तो ये हमको बीमारी नहीं कर सकती, ये नहीं होती तो इनके लिए हमारे पास में इकोनॉमिकल जो है ना, अगर आप आर्थिक महत्व की बात करें, इकोनॉमिकल सिग्निफिकेंस की बात करें तो नहीं मिलता। कैसे है क्या है बात करेंगे ना हम लोग डिटेल में। अभी सिर्फ आप इतना समझो मजे मजे से सिलेबस को, कि ये सिलेबस आप देख करके बिल्कुल भी अपने दिमाग से जहन से निकाल देना कि ये बहुत घटिया सिलेबस है, नहीं, ये बहुत प्यारा सिलेबस है। या आप ये सोचें कि यार ये कैसे होगा, नहीं, ये सब नहीं आना चाहिए दिमाग में, क्योंकि आपके सामने कौन खड़ा है और आप किस चैनल पे जुड़े हो, किस वीडियो को देख रहे हो, बस ये दिमाग में रखना कि ये सब हलवा है। ऐसे स्पून फीडिंग करा दूंगा, ये सब आपको एकदम ऐसे याद हो जाएगा बेटा, चुटकी बजा करके, और बहुत बेहतरीन तरीके से हम यहाँ पर पढ़ाई करेंगे। सेकंड पॉइंट आप देखिए यहाँ पर, ओरिजिन ऑफ यूकैरियोटिक सेल, भाई कैसे हुआ यूकैरियोटिक सेल, कैसे निर्माण हुआ। पहले तो प्रोकैरियोटिक की बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे यूकैरियोटिक कैसे बनी होगी, है ना, जिसमें एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी आपकी आती है, एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी के बारे में यहाँ पर कवर करेंगे। उसके बाद में आप जो प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, हम लोग डेफिनेटली यही जानते हैं, तो प्लांट में पाई जाती है सेल वॉल, सेल वॉल किससे मिलकर के बनी होती है ना। अब प्लांट की केस में आप बात करो तो प्लांट में आप फंजाई की भी बात करोगे, एल्की की बात करोगे, हायर प्लांट्स की भी बात करोगे, तो इनकी सेल वॉल बनी किससे होती है, ये सब कंपोजिशन हम यहाँ पर देखेंगे और डिटेल में देखेंगे। प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या होता है सेल वॉल में, है ना। उसके बाद में सेल मेम्ब्रेन, दैट मींस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में भी हम क्या करेंगे, इसको डिटेल में देखेंगे। तो सेल मेम्ब्रेन को बच्चा प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, है ना, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद में हम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनल्स, कितना प्यारा है। अब सेल तो हमने पढ़ा ही था, अभी सेल के बारे में हमने जाना, उसकी हिस्ट्री के बारे में देखा ना, प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है, यूकैरियोटिक सेल क्या होती है। फिर हमने क्या देखा कि सेल का जो आउटर लेयर या आउटर कवरिंग है सेल वॉल, प्लांट सेल का वो कैसा है, एनिमल सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लांट सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसा है। अब हम सेल के अंदर की ही तरफ जा रहे हैं, तो पहले हमें क्या मिला, सेल वॉल, फिर मिला प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब जब सेल के अंदर जाओगे तो क्या होगा, एक लिक्विड भरा होगा जिसको साइटोप्लाज्म कहते हैं, और साइटोप्लाज्म क्या होते हैं बच्चे, कोशिकांग होते हैं, सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, और इन्हीं को हम पढ़ेंगे। तो कौन कौन से कोशिकांगों के बारे में पढ़ना है, सबसे मेजर और सबसे इंपॉर्टेंट जो पूरी सेल को कंट्रोल करता है उसको हम कहते हैं केंद्रक,
दैट मीन्स न्यूक्लियस के बारे में हम यहाँ पर कवर करेंगे। इसके अलावा हम देखेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया को डिटेल में देखेंगे, किन किन नामों से जाना जाता है। इसी के अंदर एटीपी का निर्माण होता है बेटा, याद रखना, इसी के अंदर एटीपी का निर्माण होता है। नहीं सर, इसी के अंदर नहीं होता, हमने ये भी पढ़ा था कि साइटोप्लाज्म में भी एटीपी का निर्माण होता है, बिल्कुल सही। लेकिन मेजर फॉर्म में अगर आप देखें, बहुत ही ज्यादा मात्रा में जो एटीपी का निर्माण होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। विच प्रोसेस, तो आप कहेंगे सर ईटीएस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के द्वारा। तो ये भी हम देखेंगे आने वाले टाइम में। फिर राइबोसोम क्या होते हैं, है ना, राइबोसोम क्या है, इनके बारे में देखेंगे भैया। जितने भी प्रकार की आप प्रोटीन देख रहे हो आज अपने जीवन में, है ना, अपने बॉडी के अंदर, उन सबको बनाने वाला यही फैक्ट्री है, यही मशीन है, जिसको हम क्या कह रहे हैं बेटा, राइबोसोम कह रहे हैं। अब राइबोसोम से बना जो प्रोटीन, वो प्रोटीन मेच्योर कौन करेगा, है ना, उस प्रोटीन को टैकल कौन करेगा, उस प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट कौन करेगा, तो हमारा करेगा गोल्गी एपरेटस, जिसे गोल्गी बॉडी भी कहते हैं। और गोल्गी बॉडी का बहुत बड़ा रोल होता है, गोल्गी बॉडी का बहुत बड़ा रोल है। गोल्गी बॉडी मैच्योरेशन करा रहा है प्रोटीन का, गोल्गी बॉडी फॉर्मेशन कराता है एक्रोसोम का। सर ये क्या बला है, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा रिप्रोडक्शन, तो रिप्रोडक्शन में जो स्पर्म का हेड वाला रीजन होता है, उस हेड वाले रीजन में क्या होता है बेटा, एक एक्रोसोम नामक स्ट्रक्चर मिलता है। ये एक्रोसोम बनता है किससे, गोल्गी बॉडी से। इसका मेन फंक्शन होता है क्या, जो एग है उस एग से इसको मिलवाना, किसको, इस स्पर्म को, यानी स्पर्म के न्यूक्लियस को। तो वो सब हम इसके फंक्शन में देखेंगे। फिर हम यहां पर देखेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। पूरे सेल के अंदर ये जाल के रूप में पाई जाती है, और जाल के रूप में मिलकर के पता क्या करता है, ये कंपार्टमेंट डिसाइड करती है कि भैया तुम्हारा ये कंपार्टमेंट, तुम्हारा ये जगह, तुम्हारा ये जगह, है ना। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसको हम लोग एंडोस्केलेटल सिस्टम के नाम से भी जानते हैं, किसका, सेल का, ठीक है। फिर लाइसोसोम, खतरनाक है भैया लाइसोसोम, लाइसोसोम खतरनाक। इस खतरनाक लाइसोसोम के बारे में देखेंगे कि अगर आपने कभी खाना नहीं खाया 3-4 दिन से, तो पता चलता है कि लाइसोसोम क्या करते हैं, बस्ट हो जाते हैं सेल के अंदर और पूरी सेल को डैमेज कर देता है, मतलब सेल को खत्म कर देता है। और इन्हीं को हम कहते हैं आत्महत्या के थैले, है ना, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। कौन है, तो लाइसोसोम होता है। क्यों होता है, किस लिए होता है, डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर हमारा आता है क्लोरोप्लास्ट, क्या बात है, किचन ऑफ द सेल। देखो नाम से ही पता चला है, क्लोरोप्लास्ट, किचन ऑफ द सेल, मतलब ये क्या करेगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेगा। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करा करके क्या बनाता है, कार्बोहाइड्रेट बनाएगा, सीधी सी बात है। तो प्लांट के अंदर जितने भी ग्रीनिश प्लांट हैं, या जितने भी ग्रीनिश स्ट्रक्चर्स हैं, लिविंग स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं, ऐसा नहीं कलर पोत दो दीवार पर सर ये ग्रीन का प्रकाश संश्लेषण हो रहा है, क्या इसके पीछे ग्रीन कलर प्रकाश संश्लेषण होगा, नहीं भैया, लिविंग सेल की बात हो रहा है। तो लिविंग सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, तो जाहिर सी बात है क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण होगा। इसीलिए भोजन खुद बना रहा है, तो इसीलिए इसको क्या कह दिए, किचन ऑफ द सेल। राइबोसोम्स को क्या कह दिया, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कह दिए, एटीपी मील ऑफ द सेल, एटीपी मील ऑफ द सेल, मतलब एटीपी को बनाने वाला, है ना। न्यूक्लियस, कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल, डायरेक्टर ऑफ द सेल, कई नामों से जानते हैं, सब देखेंगे। वैक्यूल भी यहां पर होता है, जो क्या करेगा, ऑस्मो रेगुलेशन कराएगा, पानी कितना रहना चाहिए सेल के अंदर, पानी कितना नहीं रहना चाहिए सेल के अंदर, है ना। तो ये सब कौन कराता है, वैक्यूल कराता है। इसके बाद हम वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर पढ़ेंगे बच्चे, जिसका नाम है क्रोमोसोम। ये नहीं तो आपकी जनरेशन खत्म, समझ लो, खत्म, टाटा बाय बाय। तो क्रोमोसोम्स जो होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इनके बारे में हम देखेंगे। और क्रोमोसोम्स के अंदर ही आप देखेंगे बच्चा पाया जाता है डीएनए, और डीएनए में होता है जीन। और जो जीन है वो आपके कैरेक्टर को लेकर के आपके बच्चों में जाएगा। अभी ख्वाब मत बनाओ कि तुम्हारे कैरेक्टर तुम्हारे बच्चे में चले गए। अभी सिर्फ इतना समझो कि ये जीन कैसे काम करते हैं, क्रोमोसोम क्या है, क्रोमोसोम किस तरीके का स्ट्रक्चर क्या है, वो सब देखेंगे। और हम देखेंगे विद न्यूक्लियोसोम कॉन्सेप्ट। तो न्यूक्लियोसोम कॉन्सेप्ट मतलब यहां पर वही कि डीएनए किस तरीके से पैक रहता है इस सेल के अंदर या न्यूक्लियस के अंदर। तो वो न्यूक्लियोसोम कॉन्सेप्ट के अंदर हम इसको कवर करेंगे। तो यूनिट थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट हमारी है। फिर उसके बाद में हमारी आती है यूनिट फोर। जितनी बड़ी यूनिट थर्ड उतनी छोटी यूनिट फोर, लेकिन दमदार। लेकिन दमदार हम सेल साइकिल की बात करेंगे, कोशिका चक्र की बात करेंगे, है ना। और कोशिका चक्र जहां पढ़ना है, इसका मतलब ही हो गया बच्चा कि आप बात करने वाले हो कोशिका विभाजन की। किसकी, कोशिका विभाजन की। और मेरे बच्चे आपने कोशिका विभाजन पढ़ा होगा तो दिमाग जो है ना यहां से सुर्र हो गया होगा, बस ये क्या है ना। कोशिका विभाजन पढ़े, लेकिन सच बता रहा हूं इतने ट्रिकी वे से आपको यहां पर पढ़ाऊंगा कि मजा आ जाएगा। और मजा लेने के लिए आपको कहां आना पड़ेगा, इसी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। मजे मजे में आपको पढ़ना है।
हमें पढ़ाई का लोड बिल्कुल नहीं लेना, समय हमारे पास बहुत है ना? उनके लिए समय नहीं है जो अभी से पढ़ना नहीं स्टार्ट करेंगे। पढ़ना स्टार्ट कर दिए हो तो समय पता भी नहीं चलेगा, है ना? और जो लास्ट में आते हैं जैसे एग्जाम बूस्टर के लिए बहुत ज्यादा बच्चा परेशान हो गया था, सर जल्दी जल्दी पढ़ा दो, पढ़ के गया करके आ गया। लेकिन क्या ये जो मैंने यहाँ पर लास्ट टाइम पे एग्जाम बूस्टर सीरीज चलाई है ना फर्स्ट सेम के लिए, आप सच बताना बच्चा, अगर आपने डिटेल में नहीं पढ़ा था तो क्या आपको मजा आया होगा? क्या आपको नॉलेज मिला होगा? तो आप कहेंगे नहीं सर, नॉलेज नहीं मिला, लेकिन पास होने भर का मटेरियल हमने आपको दे दिया था। तो भैया हम सबका भला सोच रहे हैं, लेकिन हमारा मेन दायित्व यही बनता है, मेन फोकस यही है कि मैं आपको जब एग्जाम बूस्टर लास्ट में दूं, तो आप जब एग्जाम बूस्टर करें तो एग्जाम बूस्टर के खाली क्वेश्चन आप देख लो और आपको सर छोड़ दो मत कराना, मेरे को आंसर पता है इसका। दैट मीन्स आप बेसिक से स्टार्ट करो अपनी प्रिपरेशन को। जब बेसिक से प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे तो मजा आ जाएगा। अब बात करते हैं सेल डिवीजन की, तो आपने पढ़ा होगा, एक तो पढ़ा होगा बेटा माइटोसिस और दूसरा पढ़ा होगा मियोसिस। माइटोसिस को कई नामों से जानते हैं हम लोग, इसे इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं, इसे सोमेटिक डिवीजन कहते हैं, है ना? सोमेटिक डिवीजन क्यों? क्योंकि ये शरीर के किसी भी जगह पर डिवाइड करता है। यानी यहां पर आपने देखा होगा कि एक जो सेल होती है बेटा, ये एक सेल डिवाइड करके दो डॉटर सेल में चेंज हो जाती है। किसमें? दो डॉटर, दो पुत्री कोशिका में चेंज होती है ना? दो पुत्री कोशिका में चेंज होती है। ऐसा डिवीजन, ऐसा विभाजन जिसमें जो पेरेंट सेल है ना, हम यूं कहें, है ना, मातृ कोशिका है जिसको पेरेंट सेल कहते हैं, ये पेरेंट सेल बिल्कुल इक्वल हो या इक्वली डिवाइड कर जाए। इक्वली मतलब बराबर डिवाइड कर जाए अपने पुत्री कोशिकाओं के। मतलब मान लो कि यहां पर 46 क्रोमोसोम है, तो यहां पर भी 46 क्रोमोसोम और यहां पर भी 46 क्रोमोसोम होने होंगे। और मेरे बच्चे, ये कैसे डिवाइड होगा, किस प्रोसेस से डिवाइड होगा, कौन कौन सा प्रोसेस यहां पर लगेगा, इसको हम बहुत ही ट्रिकी बेस में समझेंगे। उसके बाद में आपका आता है मियोसिस, है ना? इसको हिंदी में कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन। इसको और भी कई नामों से जानते हैं, जैसे इसको कहते हैं बेटा रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शन मतलब आधा हो गया। इसको हम लोग कहते हैं गैमेटिक डिवीजन, क्योंकि ये केवल और केवल गैमीट्स को बनाने के लिए डिवाइड करेगा। यानी कि आप कहेंगे सर ये होगा तो 2n में ही, होगा तो 2n में ही, लेकिन जो पेरेंट सेल होगी ये डिवाइड होकर के बेटा जो डॉटर सेल बनाएगी, वो जो डॉटर सेल होंगी वो हैप्लॉइड होंगी। और हैप्लॉइड डॉटर सेल अगर आप बात करें, है ना, जो ऐसे लिख लो, जो डॉटर सेल होगी बेटा वो कैसी होगी बच्चे? हैप्लॉइड होगी। तो पेरेंट सेल यहां पर कैसा है? डिप्लॉइड है, यानी नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 है, तो हाफ हाफ क्रोमोसोम इनके अंदर आ जाएगा। मतलब यहां पर 23 आ जाए और यहां पर 23 आ जाए। और अगेन आप देखोगे कि हर एक जो डॉटर सेल होगी जो पेरेंट सेल से डिवाइड हुई है, वो अगेन एक बार और डिवाइड करेगी, यानी दो बार डिवीजन होगा। यहां पर दो बार डिवीजन होगा तो क्या कहलाएगा? मियोसिस 1, यानी एक बार। तो यहां पर मियोसिस 1 कहलाएगा बच्चा, मियोसिस 1 कहलाएगा। और जैसे ही इनके बाद इनमें डिवीजन होगा तो ये कहलाएगा मियोसिस 2। क्या कहलाएगा बच्चे? मियोसिस 2। तो मियोसिस 2 में आप देखेंगे एक सेल फिर ये भी डिवाइड करेगी और एक सेल ये भी डिवाइड करेगी, तो टोटल कितनी सेल बन गई? आप कहेंगे सर 4। तो 4 यहां पर डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है ना? तो मियोसिस डिवीजन में 4 डॉटर सेल का फॉर्मेशन होगा। और आप यहां पर देखेंगे जो इससे डिवाइड करेगा तो इनका आधा नहीं होगा, ये सेम आएगा। दैट मींस यहां भी 23, यहां भी 23, यहां भी 23, यहां भी 23। तो हम क्या कह सकते हैं कि सर जो मियोसिस सेकंड डिवीजन है, क्या ये इक्वल है क्या माइटोसिस के? तो आप कहेंगे यस सर, जो मियोसिस सेकंड डिवीजन है ये माइटोसिस के सिमिलर होता है, बिकॉज माइटोसिस में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं वो इक्वल ही डिवाइड होते हैं। और यहां पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम इक्वल है, बट यहां पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम अनइक्वल है। तो मियोसिस 1 को हम मियोसिस ही कहेंगे, बिकॉज यहां पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस कैसे हो रहा है, यहां पर आप देखेंगे बहुत सारे स्ट्रक्चर है। जैसे आप यहां पर मियोसिस की बात करोगे तो क्रॉसिंग ओवर एक टर्म आता है। क्रॉसिंग ओवर क्या होता है? साइनेप्टिक जो है ना मेटाफेज स्टेज में यहां पर क्रोमोसोम कहां पर आते हैं, है ना? साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स कहां पर बनता है ना? क्रॉसिंग ओवर किस स्टेज में होता है, कितनी स्टेज यहां पर पाई जाती है, वो सब बेटा इसके अंदर हम लोग कवर करेंगे, डिटेल में कवर करेंगे, बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है। अब मेरे बच्चे आपको बताना चाहूंगा कि जो ये मैंने सिलेबस आपको बताया ये आपका मिलता जुलता है कि नहीं, तो देख लो भाई। ये रहा हमारे पास में सिलेबस। जैसे मैं पीपी यूनिवर्सिटी की बात करते तो एलएम यूनिवर्सिटी की बात करूं। चलो अब मैं दो यहां पर ले लिया हूं, एक तो पाटिलपुत्र यूनिवर्सिटी हो गया अपना, है ना, और एक एलएनएमयू यूनिवर्सिटी हो गया। तो ये पीपीटी सॉरी पीपी यूनिवर्सिटी का है। और एक मैं यहाँ पर एलएनएम यूनिवर्सिटी को भी खोल देता हूँ। ये लो भैया बॉटनी का, ये हम खोल दिए हैं यहाँ पर सिलेबस, ठीक है ना? ये देखो यहाँ से खोलते हैं बॉटनी का सिलेबस।
ये आ गया। ठीक है, तो आपके सामने तो मैंने फोल्डर से निकाला। अब देखो अलग अलग सिलेबस है, यहाँ पर थोड़ा सा क्या है कि थर्ड सेमेस्टर का मेरे को लेना था, वो मिला नहीं। खैर मैं यहाँ पर सेकंड सेमेस्टर का आपको दिखा देता हूँ। तो सेकंड सेमेस्टर का देखो ये रहा, एलएमएन यूनिवर्सिटी, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के जितने भी छात्र छात्रा हैं देख लो। बायोमोलिक्यूल एंड सेल बायोलॉजी, यही है ना तुम्हारा पेपर सेकंड सेमेस्टर। तो सेकंड सेमेस्टर में सेकंड मेजर कोर्स है। अब यहाँ पर देखो सबसे पहले बस अलग कर दिया गया, क्या वहां पर नाम दे दिया गया, यहाँ नाम नहीं दिया गया। यहाँ देखो बायोमोलिक्यूल पहली यूनिट, एंजाइम दूसरी यूनिट, सेल एंड सेल थ्योरी है ना थर्ड यूनिट, और फोर्थ यूनिट क्या बेटा, सेल साइकिल। चलो यहाँ पर आओ, पाटिलपुत्र यूनिवर्सिटी के हो। अब अच्छा एक बात बताओ, इस टाइप का आपके पास में पीडीएफ है कि नहीं? अगर इस टाइप का पीडीएफ आपके पास में और यही पीडीएफ है ना, इसी लेवल का पीडीएफ आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो अगर है, तो मुझे ये बताओ क्या आपको अब डरने की जरूरत है? आपको ये सोचने की जरूरत है कि सर हम क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे? सब तो दिख रहा है ना, सब सेम है, तो भैया वही है। अब आप देखो ये मिथिला पीपी यूनिवर्सिटी की बात कर लें तो सेकंड सेमेस्टर में देखो बच्चा बायोमोलिक्यूल एंड सेल बायोलॉजी वही पेपर है, बायोमोलिक्यूल, एंजाइम, सेल, सेल साइकिल, सेल डिवीजन। तो मेरे बच्चे यहाँ पर एक बात समझिए कि जितनी भी यूनिवर्सिटी हमारी बिहार राज्य की हैं, यहां पर जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू किया गया था, तो जो सिलेबस दिया गया है उनके आधार पर, उसी आधार पर पूरा सिलेबस पैटर्न पढ़ाया जा रहा है। अगर आपका मान लीजिए सिलेबस डिफर है तो मुझे जरूर कांटेक्ट करें। कांटेक्ट करने के लिए आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर से जरूर कांटेक्ट करें, 9956034113 नंबर है। आप मुझे बताइएगा कि किस यूनिवर्सिटी से आप हैं। मैं नंबर यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, 9956034113। अगर आपका सिलेबस डिफरेंट है इससे, आप बिहार की किसी यूनिवर्सिटी से हैं और मेजर कोर्स का बॉटनी का सिलेबस डिफरेंट है, तो जरूर संपर्क करें। मैं देखूंगा कि भाई शायद मुझे नॉलेज ना हो, हर यूनिवर्सिटी का मैं नहीं देखा हूं, यहां पर लिख तो दिया हूं सारी यूनिवर्सिटी, लेकिन अगर ये सारी यूनिवर्सिटी का सिलेबस सेम है तो आप यहां पर कमेंट करके लिखेंगे यस सर ऑल सिलेबस सेम, डन, है ना। इसके बाद हम बात करेंगे बच्चे थोड़ा सा आपके मेजर कोर्स के बारे में, और मेजर कोर्स की बात करने के बाद में हम थोड़ा सा आपको इंपॉर्टेंट अपडेट भी देना चाह रहे हैं। मेजर कोर्स हो गया, माइनर के बारे में बात करेंगे। तो माइनर वाला देखो ये रहा, है ना, माइनर पेपर 2 ये रहा बच्चे आपका। इसमें आपको 3 यूनिट पढ़ना है, पेपर हमारा नाम वही है, बायोमोलिक्यूल एंड बायोसेल बायोलॉजी। इसमें बायोमोलिक्यूल में आपको बायोमोलिक्यूल पढ़ना है, एंजाइम पढ़ना है और सेल बायोलॉजी पढ़ना है। यहां पर आप देखिए जो फोर्थ यूनिट में अलग से आपको डिवीजन पढ़ना था वो हटा दिया, और माइटोसिस एंड मियोसिस ही पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है वो मैं एक बार आपको डिटेल में समझाने का प्रयास करता हूं। तो यहां पर जो माइनर वाले बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं, बच्चे आप देख लो कि इसमें आपको पढ़ना है, क्या हो जा रहा भाई, जस्ट सेकेंड, चलिए जी, आप भी निकलो यहां से, निकलो 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 निकलो। नहीं निकलोगे, नहीं मानोगे, नहीं मानोगे, नहीं मानोगे, नहीं मानोगे। थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है यार, क्या दिक्कत कर रहा है नहीं समझ में आ रहा है मेरे को। ठीक है ना, क्या हो गया यार ये, ठीक है अभी खुल रहा है। चलो मैं आपको दिखा देता हूँ, यहां से दिख रहा है ना बेटा, अभी ठीक है। तो ये देखिए जो एलएमएन यूनिवर्सिटी से हैं, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से बिलोंग कर रहे हैं, क्या पढ़ना है आपको माइनर में? तो ये तो मेजर वाला है, माइनर वाला हम ऊपर बढ़ेंगे। तो ये देख लो माइनर में, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो बेटा, कहीं से भी हो, सिलेबस अगर आपका ये मिल रहा है, तो सिर्फ आपको क्या क्या पढ़ना है वो मैं आपको एक बार थोड़ा सा डिटेल में डिस्क्राइब कर दे रहा हूँ। तो देखो आपको यहाँ पर टोटल 3 यूनिट पढ़ना है। पढ़ना है कितना? 3, पहला, दूसरा और तीसरा। कहां पर बेटा? माइनर वाले। तो जितने भी माइनर वाले हैं, एमआईसी वाले हैं, आपको घबराना नहीं है, सेकेंड सेमेस्टर एमआईसी वाले। तो आपको क्या पढ़ना है यहाँ पर? बायोमोलिक्यूल में इसके स्ट्रक्चर, क्लासिफिकेशन, फंक्शन, कार्बोहाइड्रेट, अमीनो एसिड, है ना, और प्रोटीन पढ़ना है। लिपिड यहाँ पर गायब कर दिया, तो लिपिड के बारे में नहीं पढ़ना है। एंजाइम में आपको सिर्फ नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन और मोड ऑफ एक्शन देखना है, लेकिन डिटेल पूरा आपका जाएगा मेजर वाला ही। सेल बायोलॉजी में आपको बेटा क्या पढ़ना है? यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ द सेल एंड सीन अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, वही प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल के बारे में पता होना चाहिए, है ना। आपको प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल के बारे में यहाँ पर पढ़ना है, और स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, यानी कि सेल ऑर्गेनेल्स सारे हटा दिए हैं आपको। ना ही तो माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ना है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, कुछ नहीं पढ़ना है ना। सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ना है? क्रोमोसोम के बारे में पढ़ना है। क्या सिलेबस बनाया है यार तुमने माइनर का, जो देना चाहिए तो वो दिए नहीं, आप पढ़ा क्या रहे हैं? क्रोमोसोम। बच्चे को वही नहीं पता तो क्रोमोसोम क्या पढ़ेगा? फिलहाल तो आप पढ़ेंगे जो मैं पढ़ाऊंगा। माइटोसिस और मियोसिस डिवीजन यहां पर दे दिया है ना, माइटोसिस और मियोसिस डिवीजन दे दिया है। तो ये है आपका माइनर कोर्स। माइनर में केवल 3 यूनिट आपको कवर करनी है, लास्ट वाली यूनिट इन्होंने हटा दी है। लास्ट वाली यूनिट को कहां कर दिया बेटा? थर्ड यूनिट में ही कर दिया है। थर्ड यूनिट से इन्होंने सेल ऑर्गेनेल्स को गायब कर दिया।
सेल ऑर्गेनेल्स को गायब कर दिया। खैर बहुत घटिया मुझे सिलेबस ये लगा इसका माइनर वाला, लेकिन आपको क्या है कि भाई पढ़ना तो रहिए, है ना, पढ़ना चाहिए, ऐसा थोड़ी ना कि नहीं पढ़ेंगे। अब थोड़ा-सा मैं आपको जो इम्पोर्टेंट अपडेट देने वाला था बच्चे, उस पर हम थोड़ी-सी बात कर लेते हैं। थोड़ा-सा समय लेंगे आपका, है ना? यहाँ तक आप लोग आ गए हैं तो ज़ाहिर-सी बात है आप लोग सीरियस हैं क्लासेस को लेकर के। अब हम यहाँ पर थोड़ा-सा अपडेट आपको दे रहे हैं कि मेरे बच्चे आपके अपने ऐप के ऊपर, है ना? जो आपका एक अपना ऐप है एसआरबीएसई क्लासेस के नाम से गूगल प्ले स्टोर से आपको मिलेगा। आप लोगों ने डाउनलोड भी कर लिया होगा, नहीं किया है तो कर लीजिए। यहाँ पर हम सेकंड सेमेस्टर की लाइव क्लासेस लेकर के आ रहे हैं। जी हाँ बच्चे, लाइव क्लासेस यानी लाइव इंटरेक्शन हम लोग करेंगे यहाँ पर और ये क्लासेस आपके बच्चे स्टार्ट हो रही है 15 फरवरी से। कब से स्टार्ट हो रही है? 15 फरवरी 2026 यही सेशन आपका है ना? इसी अब मान लो आप 27 में देख रहे हो तो कोई बात नहीं, वहां पर नया बैच आ चुका होगा। लेकिन अभी जो 15 फरवरी से जो क्लास स्टार्ट हो रहा है 2026 में, जिनका सेकंड सेमेस्टर में एडमिशन हुआ है वो लोग ज्वाइन करें। आरंभ बैच आपका नाम से पूरा बना हुआ है ना? बॉटनी का मेजर कोर्स मैं यहां पर लेकर के आऊंगा, लेकिन आपको इसके साथ में बेटा जूलॉजी का, केमिस्ट्री का और फिजिक्स का माइनर कोर्स का एक्सेस भी मिल जाएगा। यानी कि अगर आपके पास में बॉटनी मेजर के साथ साथ जूलॉजी माइनर या केमिस्ट्री माइनर या फिजिक्स माइनर है तो इसका भी एक्सेस आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, इसका कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जा रहा है। अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे, सर मेरा तो एमडीसी है, मेरा कुछ और है, मेरा कोई और सब्जेक्ट है, वो कैसे कवर करेंगे? तो भैया बहुत सारे यूट्यूब चैनल है, आप वहां से अपना पढ़ लीजिए, है ना? और वो हिंदी इंग्लिश वाला तो वो डिटेल है। जो मेजर आपका है जिसमें आपको एमएससी करना है आगे, उसके लिए हम आपके सामने हाथ फैला रहे हैं। हाथ मतलब बढ़ा रहे हैं, फैला नहीं रहे, सॉरी, हाथ बढ़ा रहे हैं और आप चाहें तो हाथ बढ़ा करके हाथ पकड़ करके आ जाइए, हम नैया पार करा देंगे। अगर आप ये चाह रहे हो कि भैया हम सब कुछ पढ़ा दें तो नहीं, हम जो पढ़ा सकते हैं वो हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं। जो मेजर कोर्स आपका है, चाहे वो जूलॉजी हो या बॉटनी, उसका बैच स्टार्ट किया गया। बॉटनी की क्लास में मैं बॉटनी को प्रमोट कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। और बच्चे इसका जो प्राइस है वो 2500 रुपया रखा गया है, लेकिन ये ऑफर प्राइस बच्चे आपको केवल और केवल अभी मिल रहा है, जिसमें आपको 999 रुपए में ये कोर्स का एक्सेस मिल जाएगा। और वैलिडिटी कितनी रहेगी? तो वैसे तो 7 महीने का वैलिडिटी है, बट अगर आपका एग्जाम 7 महीने के अंदर अंदर या 7 महीने तक नहीं होता है, 7 महीने के बाद होता है या कभी भी हो, तब तक के लिए वैलिडिटी जो है इसकी बढ़ा दी जाएगी। ठीक है, तो ये एक हमारी तरफ से आपका प्लस पॉइंट यहाँ पर बोनस पॉइंट है। किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो आप हमें 9956034113 पर मैसेज या कॉल कर सकते हैं बच्चे। अब समस्या इस बात की है कि सर कैसे ज्वाइन करें? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब आप लोगों ने ऐप डाउनलोड कर लिया होगा तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ रहा होगा। क्योंकि ये लाइव क्लासेस हैं तो आपको बेटा लाइव कोर्स पे क्लिक करना है। लाइव कोर्स पे जैसे आप क्लिक करोगे, अच्छा प्रीमियम कोर्स भी हमारे पास में है। अगर आप रिकॉर्डेड क्लास पढ़ना चाहते हो, पहले से रिकॉर्डेड क्लास हमारे पास भी है, वो पढ़ना चाहते हो, आपके पास टाइम नहीं है लाइव क्लास करने का, तो आप रिकॉर्डेड के साथ जा सकते हो। 699 799 के आसपास इसका प्राइस है। आपको प्रीवियस क्लासेस की रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएंगी, आप आराम से पढ़िए। लेकिन अगर आप हमारे साथ में फ्रेश बैच में जुड़ना चाहते हो, हमसे इंटरेक्शन के साथ में पढ़ना चाहते हो, है ना, इसके मैंने डिटेल वीडियो बनाया, ऑलरेडी पढ़ा है, वहां पर मैं ज्यादा अच्छे से बताया हूँ, वहां आप देख लीजिए। मैं सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि कैसे जुड़ना है। तो लाइव कोर्स पे जैसे क्लिक करोगे बेटा, आपके सामने ऐसे 2 कोर्स दिखाई पड़ जाएंगे सेकंड सेमेस्टर के। अभी सेकंड सेमेस्टर लाया हूं तो इसीलिए सेकंड सेमेस्टर का बॉटनी का और जूलॉजी का यहाँ पर मिल जाएगा। हो सकता है आप केमिस्ट्री वाले हो या फिजिक्स वाले हो, तो उसके लिए भी हमारी बात चलिए। जल्दी हम क्या करेंगे, लाइव क्लास उसका लाएंगे, नहीं तो रिकॉर्डेड बैच तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, है ना? तो केमिस्ट्री और फिजिक्स का रिकॉर्डेड बैच आपको मिल जाएगा, नहीं तो मैं लाइव भी ला सकता हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए जूलॉजी से है मेजर तो जूलॉजी लीजिए, और ये देखिए आपका बॉटनी वाला है तो बॉटनी वाला क्या करेंगे, जैसे ऊपर बढ़ाएंगे तो इसी तरीके से आप मान लो ये वाला यहाँ पर लगा दिया। अब ये बॉटनी वाला लेट सपोज मान लो जूलॉजी वाला बॉटनी वाला कैसे खरीदोगे? तो आपको क्या करना है, सबसे पहले व्यू डेमो पे क्लिक करना है, देख लेना अंदर क्या क्या मटेरियल, अभी तो नहीं 15 तारीख से स्टार्ट होगा। उसके बाद में व्यू डिटेल पे क्लिक करोगे तो सारी चीजें यहाँ पर, सारे इंस्ट्रक्शन सब कुछ आपको मिल जाएगा, आप पढ़ लेना भली बात अच्छी से। उसके बाद जैसे आप बाई नाउ पे क्लिक करोगे तो आपके सामने 2 ऑप्शन आएगा। एक आएगा बेटा 1 महीने की वैलिडिटी के साथ में, एक आएगा 7 महीने की वैलिडिटी के साथ में। अब यहाँ पर आपको मैं थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर कर दूं कि अगर आप 1 महीने की वैलिडिटी के साथ जाते हो तो इसका मतलब ये कतई नहीं है बच्चा कि आपने 250 रुपीज यहां पर दिए, 1 मंथ का आपने वैलिडिटी लिया, और देन उसके बाद आप कह रहे हो कि सर मुझे आगे के 6 मंथ के लिए और जोड़ दो, है ना, और हमसे 250 रुपया माइनस करा दो। किस में से बच्चे? तो आप कहेंगे सर 999 में से। तो 999 में से 250 रुपया माइनस करा दो, जो भी यहां पर बच रहा है उतना ले लीजिए और कर दीजिए। नहीं होगा। आपको अगर 7 महीने का वैलिडिटी लेना है ना, तो आपको जाना 999 के साथ में ही होगा। अगर आप 1 महीने का वैलिडिटी के साथ लेते हो
तो भी आप बाद में अगर मान लो खरीदेंगे 7 महीने की वैलिडिटी तो आपको इतने का ही पड़ेगा। ये प्राइस ऊपर नीचे होगा, दैट मीन्स बढ़ेगा घटेगा नहीं। 2500 का पूरा बैच है। फर्स्ट 100 सीट के लिए हमने यहाँ पर किया और मैं आपको बच्चों बता दूं कि जब मैंने कोर्स लॉन्च किया था, विश्वास मानिए बहुत सारे बच्चे जुड़ गए हैं, बहुत कम ही सीट यहाँ पर बची हैं। तो उन सीटों पर आप लोग अपना लाभ ले लीजिए, है ना। अगर नहीं लिए हैं तो आ जाओ, क्योंकि पहले आओ पहले पाओ वाला यहाँ पर चल रहा है। बाद में हो सकता है ये प्राइस इसी के साथ चले, नहीं तो मैं यहाँ पर कोर्स बंद कर दूंगा और 100 बच्चों को ही पढ़ाऊंगा। या तो फिर प्राइस अगर टीम बढ़ा देगी तो प्राइस के साथ में जाएंगे, 2500 ही कर दिया जाएगा, या मिड में रहेगा या बढ़ जाएगा, मतलब बढ़ेगा। कहने का अर्थ ये घटेगा नहीं बढ़ेगा। और 7 महीने के साथ की वैलिडिटी, और इसके साथ में आपको प्लस पॉइंट ये मिल रहा है, प्लस पॉइंट ये मिल रहा है कि जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता, टिल एंड, है ना, टिल एग्जाम, तब तक आपका वैलिडिटी यहां पर रहेगा। ठीक है ना बेटा। तो बिल्कुल आप निश्चिंत होकर के हमारे साथ में ज्वाइन करें और हम लोग अच्छे से स्टार्ट करते हैं क्लास को। 15 फेब से हमारी क्लास स्टार्ट हो रही हैं, तो जरूर से जरूर जुड़े हमारे साथ में। बाकी यूट्यूब के ऊपर भी क्लास आपकी आती रहेगी, लेकिन जितना डिटेल और डिटेल फॉर्म में इंस्ट्रक्शंस के साथ में इंटरेक्शन के साथ में हम लोग बैच में जाएंगे, उतना तो यहाँ पर नहीं जाएंगे। ठीक है। तो आई होप बच्चों ये सिलेबस आपके समझ में आया होगा, और जितने भी यूनिवर्सिटी के बच्चे हमारे बिहार राज्य से यहाँ पर जुड़े हैं, आप लोगों के दिमाग से एक मिथ निकला होगा कि हमारा सिलेबस क्या है। ठीक है। मैंने यहाँ पर पीडीएफ के साथ में भी और जो अलग से टाइप कराया था वो भी, दोनों डिस्कस किया है। तो आई होप आपको समझ में आया है। अगर आया है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो करें और हमें सपोर्ट करें। हम जब बहुत ज्यादा कंटेंट आपके लिए यहाँ पर लेकर के आते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। आप सभी को जय हिंद, जय भारत।